डाउट्स बताइए बेटा लॉज ऑफ मोशन। सर 25 में सेकंड पार्ट। 25 और बताइए बेटा इसके बाद। सर 27 में बी और सी। 27 पूरा ही डिस्कस कर लेंगे। और बताइए 27 के बाद। सर 28। 28 32। और बताइए बेटा और किसी को कोई डाउट है सर तो। 34। बस भाई संचय कोई डाउट है और किसी को कोई डाउट नहीं है। सर 39 और 40। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इसमें एक आदमी दिया हुआ है, ऐसे ये रोटर लगे हुए हैं और इनके ऊपर एक बेल्ट है। ठीक है, इस बेल्ट के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो बेल्ट है इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो बेल्ट है वो किस तरह का फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसका बेल्ट का एक्सीलरेशन दिया हुआ है और बेल्ट के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। बोलिए बेटा तभी समझ में आएगा तो ये किस तरह का फ्रेम हो गया। सर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, तो इस पे एक सूडो फोर्स काम करेगा। तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, ये पीछे की तरफ, ये सूडो फोर्स लगेगा इस पे एमए की तरफ। तो ये जो एमए है सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और इसको पीछे की तरफ फिसलने से बचाने के लिए इस पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा एफ आगे की तरफ। तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा एम में और फ्रिक्शन इस पे, क्योंकि जब ये बेल्ट चलेगी एक्सेलरेशन से तो ये पीछे की तरफ फिसलेगा और इस पे जो पीछे की तरफ सूडो फोर्स है वो एम में लगेगा तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, अभी जो फ्रिक्शन है ये क्योंकि रुका हुआ है चल नहीं रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये जो फ्रिक्शन है ये इसको बैलेंस करता रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, है ना। तो इसने पहले पार्ट में पूछा है कि नेट फोर्स ऑन द मैन बताइए कितना हो। तो आदमी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एम ए लग रहा है पीछे की तरफ। और नेट फोर्स ऑन द मैन कितना हो गया, एम ए, एम हो गया 65 और ए हो गया 1, तो 65 न्यूटन इस पे नेट फोर्स हो गया। दूसरे पार्ट में इससे पूछा है कि if the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2, अब static friction का कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू 0.2 दे रखा है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है इससे हम लिमिटिंग फोर्स निकाल सकते हैं फ्रिक्शन का। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, मतलब इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ये म्यू इंटू एम जी के इक्वल हो जाएगा। इसका जो रिएक्शन है एम जी, ये बेल्ट इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा वो उसके वेट के बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू इंटू एम जी के इक्वल हो जाएगा। म्यू हो गया 0.2 और एम जी मास हो गया 65
और जी हो गया 9.8। तो इतना इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये कब तक स्टेशनरी रहेगा, तो ये जब तक स्टेशनरी रह सकता है जब तक ये इसको बैलेंस करेगा। तो इफ a dash is equal to maximum acceleration of belt up to which man remains stationary, तो स्टेशनरी रहने का मतलब है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ma डैश होगा और इसको ये फ्रिक्शन का फोर्स बैलेंस करेगा। तो a डैश की वैल्यू हो जाएगी F/m। फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, म्यू इंटू mg डिवाइडेड बाई m। तो ये m से m कट जाएगा, ये म्यू इंटू जी के बराबर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू हो गई 0.2 और जी हो गया 9.8, 196। तो जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है वो 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इतने एक्सेलरेशन तक ये स्टेशनरी रहेगा। अगर आपने एक्सेलरेशन इससे ज्यादा किया, 1 पे तो स्टेशनरी है ही, अगर आपने 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन कर दिया तो फिर ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये सूडो फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये पीछे की तरफ फिसलेगा। तो एक्सेलरेशन जब तक 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा तब तक तो ये फ्रिक्शन इस सूडो फोर्स को बैलेंस करता रहेगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन तो हो नहीं सकता, तो फिर ये वाला फोर्स इसको एक्सीड कर जाएगा और फिर ये आदमी पीछे की तरफ फिसल जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखेंगे कि हेलीकॉप्टर की वर्किंग क्या है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। A helicopter of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square। तो देखिए जैसे ये हेलीकॉप्टर है ना, ये हेलीकॉप्टर का ये रोटर हो गया, ये इसको घुमाता है ना। तो ये हमने हेलीकॉप्टर सपोज कर लिया कि ये हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का मास दिया हुआ है कैपिटल एम। हेलीकॉप्टर का मास है 1000 kg और इसके अंदर पैसेंजर और क्रू है। पैसेंजर और क्रू का मास है 300 kg। ठीक है, ये रोटर घूमेगा, जब ये रोटर घूमेगा तो क्या होगा कि वहां की जो एयर है ना वो सर्कुलेट करेगी। तो ये रोटर एयर के ऊपर प्रेशर लगाता है ना, तो ये रोटर घूमता है तो एयर को नीचे की तरफ दबाता है। तो जब एयर को, जैसे आपने देखा होगा जब पंखा चलता है तो आपको हवा नीचे की तरफ आती है। आप जब नीचे बैठे होते हैं रूम के अंदर और सीलिंग फैन चलता है तो वो हवा नीचे की तरफ आती है, इसका मतलब वो एयर को नीचे की तरफ प्रेस करता है। अब अगर वो एयर को नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो एयर भी उसके ऊपर उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब जो पंखा है वो तो कसा हुआ है, छत भी फिक्स्ड है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो जब एक डेंस एयर को नीचे की तरफ धक्का देगा तो एयर भी उसको ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लगाएगी। तो जितना रोटर एयर के ऊपर फोर्स लगाता है उतना ही एयर इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है और ये ऊपर की तरफ उठता है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन का खेल है। ये हेलीकॉप्टर का जो ऊपर जो पंखा लगा हुआ होता है वो घूमता है, वो एयर को नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, एयर हेलीकॉप्टर के ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। ये सारी कहानी है इसकी। अब इसमें पहले पूछा है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। तो फर्स्ट पार्ट में इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना है, हेलीकॉप्टर किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, तो इसपे जो नेट फोर्स होगा नीचे की तरफ एफ नेट, ये क्या है, फोर्स ऑन फ्लोर
बाय पैसेंजर्स एंड क्रू। तो कितना फोर्स लगाएंगे, एक तो इनका अपना वेट होगा mg और एक सूडो फोर्स होगा ma, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसके ऊपर एक mg तो इनका लगेगा ही लगेगा और दूसरा एक और फोर्स लगेगा ma, सूडो फोर्स। रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, इसके ऊपर जो रिएक्शन है, ये फ्लोर इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो m इंटू जी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। तो मास हो गया 300, जी 9.8 और एक्सेलरेशन हो गया 15। इसको सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसको 9.8 की जगह 10 ले लीजिए तो 25 3 7500 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वेट, ये जो फोर्स लगाएंगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग एयर। तो जो रोटर है वो सराउंडिंग एयर के ऊपर कितना एक्शन लगाएगा, मतलब कितना फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो उसी फोर्स से वो ऊपर जाने वाली है। तो ये क्या होगा, एक्शन किसकी वजह से होगा, दिस इज apparent weight of helicopter crew and passengers। ठीक है, तो जितना टोटल वेट है उसी के बराबर इसका एक्शन होगा। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वेट हो गया m प्लस एम, ये इन सब का m प्लस एम हो गया, है ना। अब इसका एयर के ऊपर कितना वेट होगा, जितना ये एयर के ऊपर वेट लगाएगा उतना ही इसको रिएक्शन मिलेगा। तो ये वेट कितना हो जाएगा, एक तो वेट होगा m प्लस एम इंटू जी और एक सूडो फोर्स होगा m प्लस एम इंटू ए। ये इसका नेट एपरेंट वेट हो गया। तो एक तो एक्सेलरेशन की वजह से इसको एक फोर्स मिलेगा नीचे की तरफ और एक इसका वेट की वजह से फोर्स होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, m प्लस एम इंटू जी, ये तो नेट वेट हो गया, और m प्लस एम इंटू ए, ये सूडो फोर्स हो गया। ये दोनों नीचे की तरफ लगेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो हो जाएगा m प्लस एम कॉमन लोगे तो ये g प्लस ए आ जाएगा। तो ये m प्लस एम इंटू जी प्लस, ये नेट वेट होगा और इसी की वजह से उसको रिएक्शन मिलेगा। जैसे हम एक सरफेस पे होता है तो जितना वेट नीचे की तरफ लगता है उतना ही उसके रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलते हैं। तो जो एयर है वो भी एक सरफेस की तरह है, उस पर जितना नेट वेट नीचे की तरफ लगेगा उतना ही वो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ प्रोवाइड करेगी और इसको एक्सेलरेट करेगी। तो m प्लस एम की वैल्यू हो गई 1000 प्लस 13, 1000 प्लस 300 तो 1300 हो गया, और g प्लस ए 10 प्लस 15। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 हो जाएगा 325 इंटू 100 न्यूटन। तो 325 न्यूटन, और ये जो वेट है ये भी नीचे की तरफ लगेगा, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गए, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है कि फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। तो सराउंडिंग एयर कितना फोर्स लगाएगी हेलीकॉप्टर के ऊपर, तो हेलीकॉप्टर जितना फोर्स लगाएगा, यानी कि रोटर रोटर जो सराउंडिंग एयर के ऊपर जितना एक्शन लगाएगा उतना ही उसको रिएक्शन मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्शन रिएक्शन का खेल है। हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर पे नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और सराउंडिंग एयर हेलीकॉप्टर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा दिस इज रिएक्शन ऑफ एयर ऑन हेलीकॉप्टर। तो ये एक्शन के ऑपोजिट होगा, एक्शन है 325 न्यूटन, बस इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ये वर्टिकली अपवर्ड्स होगा।
वर्टिकली अपवर्ड्स। तो इसमें आपने आज सीखा कि भाई हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, रोटर का उसमें क्या रोल होता है। ठीक है, इसमें सूडो फोर्स की भी एप्लीकेशन है और एक्शन रिएक्शन का लॉ है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इन सब उसके बाद है क्वेश्चन में क्वेश्चन बस नंबर। लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन वैसे आसान है। हाँ आसान है, बस लैंग्वेज ट्रिकी नहीं है, मतलब ये एक्सपीरियंस की बात है। लैंग्वेज भी सीधी सीधी है, बस ये है कि ये चीजें आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है। एक बार कर लोगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं, वही मतलब रूल्स तो बेसिक वही है, तो बस एक बार करने की जरूरत है, फिर ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो फिजिक्स के लॉज हैं ये उनकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ये कहता है कि अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ये स्ट्रीम ऑफ वाटर है, ये हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड दे रखी है। स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, ये 15 मीटर पर सेकंड होगा। गसेस आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻²। ये ट्यूब से निकलता है, ये ट्यूब है और ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। ये पानी एक ट्यूब से बाहर निकलता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो एक ट्यूब है ये, और इस ट्यूब से ये पानी बाहर निकल रहा है। एंड हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाय। और यहाँ पे एक वॉल है, इसको ये हिट करता है। ये वॉल है और ये यहाँ पे इसको हिट कर रहा है। What is the force exerted on the wall by the impact of water, assuming it does not rebound? तो ये जो पानी है वो रिबाउंड नहीं करता है, मतलब इसी से फिर ये पानी ऐसे नीचे गिर जाता है, रिबाउंड नहीं कर रहा है। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑन वॉल कितना होगा, फोर्स ऑन वॉल बाय वाटर। ठीक है, तो आप बस इसमें ये बताइए कि इसमें हम फिजिक्स का कौन सा लॉ लगाएंगे, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इसमें कौन सा लॉ लगाया जा सकता है। भाई फोर्स के लिए आप लॉ बताइए कि फोर्स के लिए आपने कौन कौन से लॉज पढ़े हैं और इसमें कौन सा लॉ आप कैलकुलेट लगा सकते हैं। गौरव, फोर्स कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला तुम्हें आता है? यस सर। बताओ जरा क्या होता है। सर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? सर डेल वी अपॉन डेल टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी, टी। है ना। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये रिबाउंड नहीं करता, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u 15 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि ये रिबाउंड नहीं कर रहा है तो जीरो, ये बस उसी के सहारे नीचे गिरने लगता है ना। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। करेक्ट है। अब हमें यस मास सर। कैलकुलेट करना है, तो किसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी किसकी चेंज हो रही है? वाटर की। तो वाटर वाटर की का सर। मास कहना है कि वाटर का मास कितना होगा। ठीक है, तो कितने टाइम में कितना मास इसको हिट करता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम टाइम को t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेता है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमें m कैलकुलेट करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर हिटिंग द वॉल, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना
वॉल्यूम इसको हिट करेगा, कितना मास इसको हिट करेगा। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास का फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। जैसे अगर सपोज करो कि इस पानी का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है कि कितना पानी इससे टकराया है 1 सेकंड में, तो इसका जो एरिया होगा सिलिंड्रिकल एरिया होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और एच इसकी हाइट हो गई, मतलब इसकी लेंथ हो गई। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये 1 सेकंड में कितनी लेंथ कवर करेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, टी को 1 सेकंड ले रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना मास इससे टकराएगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 सेकंड में ये कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा। तो देखिए ये जो लेंथ है ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, u इंटू टी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो 10⁻⁻² हो गया, इसकी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम 1 सेकंड हो गया, तो ये 15 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब हो गया। तो 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम इससे टकराएगा, तो वॉल्यूम हो गया 15 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड यूनिट में होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा मास आ गया है 15 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻3। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये किलोग्राम आ जाएगा, तो 150 किलोग्राम आ गया। तो वाटर का 150 किलोग्राम इसको हिट करेगा, ये वाटर का 150 किलोग्राम इसको हिट करेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 15 है और टाइम कितना है, टाइम इज 1 सेकंड। तो 0 - 15/1 होगा। तो ये फोर्स किसका है, ये हमने किसका निकाला है, ये F जो है दिस इज फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए कि किसका फोर्स कौन लगा रहा है, किसकी वेलोसिटी, आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा, किसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सर वाटर ये जो वाटर की वाटर की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या वाटर खुद अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकता है, क्या कोई नो खुद सर। अपने फोर्स लगा सकता है, नहीं। तो अगर वाटर की वेलोसिटी को चेंज करेगा तो कौन करेगा, वॉल करेगी, यानी कि वॉल यस सर। वाटर के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो वॉल वाटर के ऊपर इतना फोर्स लगाएगी, है ना। और ये कितना हो जाएगा 15 15 225 माइनस 225 0 न्यूटन। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्स ऑन वॉल पूछा है, फोर्स ऑन वॉल। तो फोर्स ऑन वॉल क्या हो जाएगा, एफ डैश, ये माइनस एफ के बराबर हो जाएगा। तो जितना बॉल वाटर के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही वाटर बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2250 न्यूटन। तो ये 2250 न्यूटन के इक्वल है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको उस चीज को समझना है कि भाई ये डज नॉट रिबाउंड का मतलब है कि ये वापस नहीं आ रहा है, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। अगर पानी यहाँ पे 0 वेलोसिटी होगा तो अपने वेट की वजह से नीचे गिर जाएगा, वापस रिबाउंड नहीं करेगा। यानी कि जो वाटर है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स लग रहा है ना, वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर पूछा होता फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल तो ये होता है, अब पूछा है फोर्स ऑन वॉल तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2250 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है F इज इक्वल टू ma। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, देखो इसमें दो सिचुएशन दी गई। देखो यहाँ पे एक आदमी है, वो इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। ये जो आदमी है ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है और ये जो वेट है वो 25 kg है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये एक बेस के ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि जो टोटल है, क्वेश्चन में कहा है कि if the floor yields to a normal force of 700 Newton, which mode should the man adapt to lift the block without the force yielding? मतलब वो कहता है कि अगर इसके ऊपर 700 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। मतलब सपोज करो ये मिट्टी का फ्लोर है, तो यील्ड का मतलब है ढह जाएगा। ढह का मतलब यहाँ से टूट के गिर जाएगा। तो ये कितना फोर्स झेल सकता है? तो ये जो फ्लोर है मिट्टी का, ये 700 न्यूटन तक का वेट सहन कर सकता है। उससे ज्यादा अगर वेट हुआ तो ईल कर जाएगा, मतलब ढह जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन दी हुई है। एक में तो ये ऐसे ही इसको खींचता है और दूसरे में ये क्या करता है, यहाँ पे एक पुली लगा देता है और फिर पुली से इसको खींचेगा, है ना। तो ये पुली से इसको खींच रहा है। तो दोनों में क्या सिचुएशन है कि जब ये इसको खींचेगा तो ऊपर की फोर्स लगाएगा और इसको खींचेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, यही फर्क है दोनों में। ये भी 25 kg का वेट है, ये भी 25 kg का वेट है। तो इसका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। जब ये इसको पुल करेगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये आदमी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये आदमी इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ब्लॉक का फोर्स बताइए, ये वाला ब्लॉक इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये वाला ब्लॉक इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इसका जवाब दीजिए, बोलिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है तो ब्लॉक इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? सर डाउनवर्ड। सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ नीचे की तरफ। ब्लॉक की रिएक्शन आएगी नीचे की तरफ और उसका वेट भी नीचे की तरफ, mg। और ये ब्लॉक की रिएक्शन 25g नीचे की तरफ। तो इसमें टोटल इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, और जब ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, जब ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो इसका रिएक्शन 25g ऊपर की तरफ लगेगा और वेट जो है mg वो नीचे की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स ऑन फ्लोर कितना होगा इस वाले केस में? नेट फोर्स ऑन फ्लोर इज इक्वल टू m प्लस 25 इंटू जी। m की वैल्यू कितनी है? कितने किलो का आदमी है? 50 किलो तो आदमी का वेट है, पतला सही आदमी है। 25 और जी की वैल्यू है 9.8, तो ये 75 इंटू 9.8 न्यूटन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 75 8 100 75 9 675 और 60 735। तो 735 न्यूटन का फ्लोर के ऊपर फोर्स लगेगा और ये कितना झेल सकता है? 700 न्यूटन तक झेल सकता है। तो ये तो 700 न्यूटन से ज्यादा होगा। दिस इज ग्रेटर देन 700 न्यूटन। इसका मतलब है देयरफॉर फ्लोर विल यील्ड, मतलब ये वाला जो फ्लोर है ये ढह जाएगा, टूट जाएगा। इसमें देखिए नेट फोर्स ऑन फ्लोर कितना होगा? नेट फोर्स ऑन फ्लोर, ये mg तो नीचे की तरफ है और 25g ऊपर की तरफ, तो ये m माइनस 25g के इक्वल हो जाएगा। m की वैल्यू 50 माइनस 25 और g 9.8।
यानी कि 25 इंटू 9.8, 25 8 है 220, 25 9 है 245 न्यूटन। तो देखिए अगर आप पुली का यूज नहीं करते हो तो फ्लोर के ऊपर इतना वजन आएगा, और अगर पुली को यूज करते हो तो इतना वजन आएगा 245 न्यूटन होंगे। तो ये हो गया लेस देन 700 न्यूटन, so therefore floor will not yield। तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए सर पुली वाला। तो ये वाला मेथड अडेप्टेबल है, क्योंकि फिर फ्लोर भी सेफ रहेगा और काम भी हो जाएगा, इससे फ्लोर टूट जाएगा, ढह जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्टी टू के बाद है 34। Two bodies A and B of masses 5 kg and 10 kg। देखिए एक फ्लोर है, एक वॉल है, और इसमें दो मासेस, एक A और एक B। A का मास दिया हुआ है 5 kg, ये 5 kg, और B का मास दिया हुआ है 10 kg। इस पे A के ऊपर 200 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जाता है। What are the reaction of the partition? The action reaction forces between A and B। तो पहले तो हमें पार्टीशन के ऊपर फोर्स लगाना है कि 200 न्यूटन में से कितना फोर्स पार्टीशन के ऊपर लगेगा। ये पार्टीशन है, ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा। और यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। ये ब्लॉक्स और फ्लोर के बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। देखो जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये इन दोनों की जो टेंडेंसी है वो मूव करने की होगी, टेंडेंसी है, मूव नहीं कर रहा है, तो इनकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है लेकिन टेंडेंसी तो है। तो इसका मतलब है कि इस पे फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन के फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो नेट फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर लग रहा है, तो म्यू इंटू आर के बराबर होगा। म्यू इंटू आर, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो आर किसके बराबर हो जाएगा 5 + 10 15 जी के बराबर। तो दोनों का वेट हो जाएगा mg, यानी कि 15 जी के बराबर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.15 इंटू 15 इंटू 9.8। तो 15 5 225 इंटू 9.8। इसको मल्टीप्लाई कर दो 225 इंटू 98, तो हो जाएगा 225 इंटू 100 माइनस 225 इंटू 2, यानी कि 450। तो 500 में से 450 गए तो 005 बचे, तो 22005, यानी कि ये हो जाएगा 22.50। एक्सक्यूज मी सर। 22.05। हाँ बेटा। सर 450 क्यों माइनस हुआ। 98 है ना, 98 का मतलब हो गया 100 माइनस 2। ओके सर। तो 225 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे। इजी हो गई ना मल्टीप्लिकेशन। यस सर। तो ये 2.05 न्यूटन का इस पे फोर्स लगेगा। तो जब 200 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगाओगे तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स, क्योंकि इसकी नेचर उस तरफ जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो उससे पूछा है कि पार्टीशन के ऊपर कितना फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स ऑन पार्टीशन, नेट फोर्स ऑन पार्टीशन, इस फोर्स को हम F
T से डिनोट कर रहे हैं, फोर्स ऑन पार्टीशन। तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर आप 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इतना, तो हो जाएगा फोर्स अप्लाइड ये F 200 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन का फोर्स F, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, तो ये 200 माइनस 22.05 न्यूटन आ जाएगा। तो 200 में से 22.05 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 177.95 न्यूटन। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया कि अगर आप 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो पार्टीशन पे इतना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इतना ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा पार्टीशन का, फ्रिक्शन का फोर्स उसको अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एप्लीकेबल होगा, तो नेट फोर्स 200 न्यूटन से कम आएगा, तो इतना फोर्स नेट लगेगा। तो इसके दूसरे पार्ट में पूछा है द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस पूछे हैं, कितना होगा। तो पहले ए के ऊपर फोर्स लगाते हैं कि ए के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सेकंड पार्ट में नेट फोर्स ऑन ए, तो ए के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, देखो ये 200 न्यूटन का ए के ऊपर फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन। तो ए के ऊपर जब 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो उस पर फ्रिक्शन भी काम करेगा, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू m1 इंटू जी, इतना फ्रिक्शन लगेगा। तो 200 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, माइनस म्यू इंटू m1 इंटू जी के बराबर। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 200 माइनस म्यू, म्यू हो गया कितना 0.15, m1 का मास हो गया 5 kg और जी हो गया 9.8, तो 200 माइनस 75 इंटू 9.8, 75 इंटू 98, तो 7500 माइनस 150, तो 7350 होगी, 3 के बाद डेसिमल, तो 7.35, तो 200 में से 7.35 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 192.65 न्यूटन। तो ए के ऊपर नेट फोर्स इतना लगेगा, तो ए के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है और ए के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा तो ये बी के ऊपर भी इतना ही फोर्स लगाएगा, फिर बी भी ए के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स ऑन ए तो ए के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो अगर ए के ऊपर इतना फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स ऑन बी बाई ए, ठीक है। तो ए के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स वो बी के ऊपर लगाएगा, तो ये ए जो है बी के ऊपर इतना फोर्स लगा है, तो ए अगर बी के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए के ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू 192.65 न्यूटन, और ये लेफ्ट की तरफ लगाएगा, तो ए बी को राइट की तरफ धकेलेगा इस फोर्स से और बी ए को लेफ्ट की तरफ धकेलेगा इस फोर्स, तो बी ए के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा लेफ्ट की तरफ 192.65 न्यूटन, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर पार्टीशन को रिमूव कर दिया जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड, डज आंसर्स टू सेकंड पार्ट एक्शन रिएक्शन के फोर्स क्या चेंज होंगे, वो पूछ रहा है। तो अगर पार्टीशन को रिमूव कर दिया जाएगा, ये वाला जो पार्टीशन रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इस पार्टीशन को हटा दिया तो ये फिर टेंडेंसी नहीं रहेगी इनकी, फिर इनका एक्चुअल मोशन हो जाएगा और इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। पार्टीशन जैसे ही हटाएंगे तो ये मूव करने लगेंगे, और जब ये मूव करने लगेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और उस एक्सेलरेशन से क्या होगा, पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। थर्ड पार्ट में व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड,
तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है ए और बी के ऊपर? हमने पहले पार्ट में निकाला था कि नेट फोर्स कितना है, पार्टीशन के ऊपर नेट फोर्स कितना है 177.95 ना। तो ये जो 177.95 है ये नेट फोर्स है, फ्रिक्शन को हटा। तो नेट फोर्स इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये बॉडी कंबाइंड है, तो इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 + 5 से इसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो 5 + 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 15। तो इतना एक्सेलरेशन इसके अंदर आ जाएगा। तो 15 बन जा 15 2 27, 15 बन जा 15 12 129, 15 8 जा 120 95 और 15 6 जा 90। तो 11.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनके अंदर इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फिर ए के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और बी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो पहले तो ए और बी के ऊपर इतना फोर्स लग रहा था, ए के ऊपर इतना, बी के ऊपर इतना। अब कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स ऑन ए एंड फोर्स ऑन बी, तो ए के ऊपर फोर्स हो जाएगा m1 इंटू ए, क्योंकि जो फोर्स होगा वो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगा ए और बी के अंदर। तो m1 इंटू ए, m1 हो गया 5 और ए हो गया 11.86। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो तो 5 6 30 3 5 8 40 3 4 9 5 59.3 न्यूटन। तो ये जो देखिए 192.65 न्यूटन जो ए के ऊपर फोर्स लग रहा था पहले, अब ए के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 59.3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो पार्टीशन के हटने से, एक्सेलरेशन के आने की वजह से कितना फोर्स पहले वाले मास के ऊपर लगेगा और दूसरे वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? एफ बी। तो एफ बी कितना हो जाएगा? या तो m2 इंटू ए करिए या एफ बी हो जाएगा जितना टोटल फोर्स लग रहा था इन दोनों के ऊपर। ये टोटल फोर्स है, ए के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो इस टोटल में से अगर ए का फोर्स निकाल दो तो बी का फोर्स बचेगा। तो पहले लग रहा था 192.65 न्यूटन और उसमें से ए के ऊपर 59.3 न्यूटन लग रहा है। तो 192.65 में से 59.3 न्यूटन माइनस कर दीजिए, तो ये 133.35 न्यूटन आ जाएगा। 133.35। ठीक है बेटा। तो जितना टोटल फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स ऑन जो ए और बी के ऊपर, जो बी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा था वो इतना था, उसमें से ए वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, तो फिर बी के ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा। और ये बी के ऊपर जितना नेट फोर्स लगाएगा उतनी रिएक्शन ए के ऊपर आएगी। तो बी के ए के ऊपर जो रिएक्शन है वो इतनी होगी लेफ्ट साइड में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39। सर अगर हम बी का फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम करके निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा? सेम आएगा। तो बी का फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? बी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ए की वजह से बी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इतना 192.65, और उससे आप क्या करोगे? उससे इसका माइनस करोगे, बी के ऊपर जो वो लगेगा फ्रिक्शन उसको माइनस करोगे और फिर एम ए से इक्वेट करोगे। ठीक है। तो इसके ऊपर फिर नेट फोर्स आ जाएगा, कैसे भी करो नेट फोर्स उतना ही रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39।
A 70 kg man stands in contact against the wall of a cylindrical drum of radius 3 meter rotating about its vertical axis with revolution 200 revolution per minute. तो देखिए ये एक सिलिंड्रिकल बॉल है, ये एक सिलेंडर है और ये इसका एक्सेस हो गया। ये इस एक्सेस के अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 200 रिवोल्यूशन पर मिनट, 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये इसके एसआई यूनिट नहीं, तो 200 बाई 60, ये 60 हो गया सेकेंड इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो 20/3 पाई रेडियन पर सेकेंड। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है और कहता है कि एक आदमी जिसका मास 70 kg है वो कांटेक्ट में एक वॉल के, जैसे यहाँ पे ये एक आदमी है, मैं ये इसके कांटेक्ट में सिलिंड्रिकल वॉल के कांटेक्ट। The coefficient of friction between the wall and his clothing is 0.15. तो आदमी के जो क्लोथिंग है, जो कपड़े हैं और इसके बीच में जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो 0.15, तो 0.15 हो जाए। म्यू की वैल्यू दे रखी है। What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly removed? तो ये यहाँ पे सपोज करो फ्लोर है जिसपे ये खड़ा हुआ था, फ्लोर को अगर हटा दिया जाए तो इसका मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड कितनी होगी? रोटेशनल स्पीड पूछी है, मतलब एंगुलर स्पीड पूछी है कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी अगर ये इससे स्टक रहे। तो आपको ये पता करना है कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे जिसकी वजह से ये स्टक रहेगा। तो आप बताइए कि इसमें कौन कौन से फोर्स इसको बैलेंस करेंगे, बोलिए बेटा जरा। सर सूडो फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। हाँ ठीक है, ये अगर मूव कर रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, ये इस तरफ इस पे फोर्स हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हो गया म्यू mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, ये सूडो फोर्स हो गया। और कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर? सारे फोर्स सोच के बताइए कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स। सर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा? सर वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है, सरफेस की डायरेक्शन में होता है, सरफेस के टेंजेंट लगता है फ्रिक्शन हमेशा, कभी भी आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स होता है, मतलब जो कांटेक्ट की सरफेस है उसके अलोंग लगता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो जिस Yes, तरफ ये sir. फिसलेगा, आप जब फ्लोर को हटाओगे तो ये किस तरफ फिसलेगा? यहाँ पे सपोज करो फ्लोर था, ये फ्लोर मैंने हटा दिया, तो अब ये कैसे कैसे फिसलेगा, किस तरफ इसका मोशन होगा? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, ये जो mg है वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जब ये इसको mg नीचे की तरफ खींचेगा तो इस आदमी और इस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जो सिलेंडर की वॉल है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, ये फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, ये फ्रिक्शन होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ये जो आदमी है इस पे एक फोर्स उस तरफ भी लग रहा है, मतलब इधर से एक फोर्स है जो इसको ऐसे खींच रहा है, लेकिन इसकी वॉल है सामने, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये दीवार के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा, तो दीवार भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगी, ये दीवार की नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? भाई हाँ ना या ना बोलो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आएगा समझ में। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आदमी के ऊपर लगेगा
और इसको बाहर की तरफ खींचेगा, लेकिन बीच में सिलेंडर की वॉल आ रही है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये किसके ऊपर लगेगा? आदमी के ऊपर लगेगा, और फिर आदमी से किसके ऊपर लगेगा? बॉल के ऊपर लगेगा, और बॉल के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतनी रिएक्शन बन जाएगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देगी। और फ्रिक्शन का फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इनटू आर के बराबर होता है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर आर लगेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू इनटू आर के बराबर हो जाएगा। और आर की वैल्यू किसके बराबर है? ये इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि ये आदमी ना तो इस तरफ मूव करेगा ना इस तरफ मूव करेगा, यानी कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगी। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ कि नीचे की तरफ कब गिरेगा? सर जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा ग्रेविटी से। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा ग्रेविटी से तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन उसने कहा है कि what is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling? तो ये कब तक नहीं गिरेगा? सर जब तक फ्रिक्शन ज्यादा है। जब तक फ्रिक्शन ज्यादा है। किससे? ज्यादा है किससे? सर, ग्रेविटी। तो for remaining stuck to the wall, for remaining stuck to the wall, जो फ्रिक्शन का फोर्स है यानी कि म्यू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। ये या तो एम जी के बराबर होना चाहिए, तब भी ये दोनों बैलेंस रहेंगे। ठीक है, या ये इससे ज्यादा होना चाहिए, तो फिर ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। ठीक है, तो उसमें किस चीज की वैल्यू पूछी गई? एम से एम कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जी अपॉन म्यू आर। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर के इक्वल होगी। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए जरा कितनी। जी कितना हो जाएगा? 9.8, म्यू हो गया 0.15 और आर की वैल्यू हो गई 3। 980, ये एक और जीरो हमने लगा दिया तो डेसिमल से डेसिमल कर देगा 15 इंटू 3। इसको हम लिख देंगे 49 इंटू 20 डिवाइड बाय 15 इंटू 3। 5 से कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 3 बार। तो 49 का अंडर रूट 7, 4 का 2 और 3 इंटू 3 का 3। तो ये 14/3 हो गया। 14/3 कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 और 2 20, 3 7 जा 4.7 आ जाएगा। 4.7 रेडियन पर सेकेंड। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 4.7 रेडियन पर सेकेंड होनी चाहिए। आ रहा है ये समझ में कुछ बेटा? तो इसमें देखिए एक तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट है, तो ये तो इसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी अजीब तरीके से लग रही है। यहाँ पे वेट की, जनरली जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट की वजह से लगती है, लेकिन यहाँ पे नीचे फ्लोर नहीं है, इसलिए वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से लगेगी? सूडो फोर्स की वजह से। तो देखो ये जो आदमी है इस पे सूडो फोर्स इसको दीवार की तरफ खींचेगा, दीवार उसको रिफ्लेक्ट करेगी, दीवार उसको ऑब्लिक डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो म्यू इंटू आर के बराबर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से नहीं है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन सूडो फोर्स की वजह से है, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फ्रिक्शन आएगा। तो इस तरह से जो इसकी स्पीड है वो इसको नीचे गिरने से रोकेगी। फ्रिक्शन की वजह से एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जो इसके वेट को बैलेंस कर सकता है, वो ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर रोटेशनल स्पीड 4.7 रेडियन पर सेकेंड या उससे ज्यादा रहेगी तो फिर ये आदमी नहीं गिरेगा, वो उसके घूमते रहने की वजह से इसके साथ चिपका रहेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हो गया। Question number 40. A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega, so that a small bead on the wire remains at its lowermost point for omega is less than or equal to under root g upon r. What is the angle made by the radius vector joining the center of the bead to the vertical downward direction for omega is equal to under root 2g by r? Neglect friction. देखिए जैसे कोई सर्कुलर लूप है और ये अपने वर्टिकल डायमीटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई बीड है एम मास, तो देखिए ये जो बीड है जब इसके अंदर ये ट्रेवल करेगी तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जैसे ये इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ और इसकी वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अंदर की तरफ रहेगा और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये mv स्क्वायर अपॉन r बाहर की तरफ रहेगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, mv स्क्वायर और n। इसका जो मास है mg वो नीचे की तरफ रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। ये सपोज करिए कि वर्टिकल से थीटा एंगल बना, तो हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, तो जो इसका वेट है वो इसको बैलेंस करेगा क्योंकि ना तो नीचे की तरफ जाएगा ना ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो वेट है mg वो n cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। और n किसकी वजह से आएगा? n आएगा mv स्क्वायर अपॉन r की वजह से। तो n की जो वैल्यू है वो mv स्क्वायर अपॉन r होता है, बिकॉज n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। v की वैल्यू डाल दें, v की वैल्यू हो गई r ओमेगा, तो m अपॉन r इंटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा mr ओमेगा स्क्वायर r से इसके एक बार कट जाएगी cos थीटा, ये mg के बराबर होगा। ये m से m कट जाएगा और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन cos थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी अपॉन आर cos थीटा। अब वो कहता है कि अगर बीड अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन में रहे, ये जो बीड है अगर अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन में होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? तो लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए फॉर लोअर मोस्ट पोजीशन, तो देखो जैसे ये यहाँ पे आएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा तो लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा g अपॉन r cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी अपॉन आर। अभी देखो कि ये लोअर मोस्ट पोजीशन में कब तक रहेगी? फॉर बीड टू रिमेन इन लोअर मोस्ट पोजीशन। तो देखिए ये जो मूव करेगा जो बीड है वो बीड किसकी वजह से? नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट की वजह से। ये जो n cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा,
या ये जो n sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये इसको नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि n cos थीटा को mg को बैलेंस करेगा। तो इसके ये जो है लोअर मोस्ट पे, अगर ओमेगा की वैल्यू इससे कम रहेगी या इसके इक्वल रहेगी तो ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे रहेगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी अपॉन आर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो लोअर मोस्ट पोजीशन में रहने के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अंडर रूट जी अपॉन आर से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। फिर इसमें लास्ट कुछ है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर इफ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2g अपॉन आर। अगर ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 2g अपॉन आर के इक्वल है तो एंगल कितना होगा? तो देखिए ये लास्ट वाला है, ओमेगा दे रखा है अंडर रूट 2g अपॉन आर के बराबर, ओमेगा की वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन आर cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2g अपॉन आर। ये अंडर रूट जी अपॉन आर से अंडर रूट जी अपॉन आर कर देगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ओमेगा इतना दिया हुआ है तो वर्टिकल से इसका एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री पे रहेगा, मतलब ये जब 60 डिग्री होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी होगी 2g अपॉन आर। तो जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी अंडर रूट जी अपॉन आर पे ये मिनिमम पोजीशन पे रहेगा, और अगर ओमेगा अंडर रूट 2g अपॉन आर मतलब इसका डबल हो गया तो 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा, और ऊपर तक जाना है तो ओमेगा और ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे जैसे इसका ओमेगा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये जो बीड है ये ऊपर की तरफ राइज करती जाएगी। तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट जी अपॉन आर, ये किसी भी पॉइंट के लिए ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, और इस पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी पे थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, क्लास की टाइमिंग पे 5:30 to 6:30। ओके सर।